नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर। आप देख रहे हैं श्री न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर की सलाह में आज लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलरामपुर अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर अभय सिंह, जो आपको कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारियां, उसके इलाज और बचाव का परामर्श देंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अभय सिंह को और जानते हैं कैंसर जैसे जानलेवा रोग से कैसे बचा जा सकता है। श्री न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, बलरामपुर चिकित्सालय में कैंसर रोग का फिजिशियन हूँ। पिछले काफी दिनों से यहाँ पर कैंसर के मरीजों की देखभाल और उनका इलाज उपचार का कार्य कर रहा हूँ। कैंसर वास्तव में एक ऐसी बीमारी है जो इस बात की जानकारी होते ही कि किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है, वो अपने साथ दहशत को भी लेकर के आती है। दहशत इस बात की कि हमारे ही शरीर में पनप रहा है एक ऐसा खतरनाक एक ऐसी खतरनाक जो कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर मृत्यु की तरफ लेकर के जाएगी। लेकिन मैं काफी समय से इस बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। काफी मरीज मेरे सामने आए हैं और बहुत सारे मरीजों का सफल इलाज भी हुआ है। इस अस्पताल में भी और अन्य जितने भी अस्पतालों में मैंने काम किया है, तो बहुत स्पष्ट तौर पर मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूँ कि कैंसर की बीमारी से अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो वो व्यक्ति कैंसर से मृत्यु शिखर पर ही चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर होने वाले जितने भी कैंसर अभी तक हुए हैं लोगों को, और अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो लगभग 60% मरीज पूरी तरीके से नॉर्मल जीवन धारा में जाते हैं, सामान्य जीवन धारा में जाते हैं और उन्हें कोई भी परेशानी कैंसर से संबंधित रह नहीं जाती है। सर, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि कैंसर से बचाव के लिए लोगों को क्या-क्या उपाय करने चाहिए? कैंसर का इलाज काफी अच्छा हो चुका है। इलाज में नए किस्म के जो भी रिसर्चेज हुए हैं उससे काफी बेहतर तरीके से इलाज का व्यवस्था हो चुकी है अब तक। और साथ ही साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जिनका कि आप अगर पालन करें, जिनको ठीक तरीके से आप उन नियमों को अपनाएं, तो इस बीमारी से आप बड़े आसानी से बच सकते हैं। तो मैं जिस बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो सर, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि कैंसर से बचाव के लिए लोगों को क्या-क्या उपाय करने चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैंसर होने से बचा कैसे जाए, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक अच्छी जीवन शैली, एक ऐसी जीवन शैली जो कि कैंसर को आपके शरीर में पनपने से रोके। सर, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि कैंसर से बचाव के लिए लोगों को क्या-क्या उपाय करने चाहिए? एक ऐसा खान पान जो कि कैंसर जैसी बीमारियों को आपके शरीर में आने से रोक सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जीवन शैली के बारे में बात करें तो नियमित व्यायाम, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, और सबसे आवश्यक चीज है कि एक ऑप्टिमम लेवल का कसरत, एक ऑप्टिमम लेवल का एक्सरसाइज जितना आपके लिए संभव हो सके, चाहे वो टहलना हो, चलना हो, दौड़ना हो, या जो भी योगाभ्यास जो भी आप कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही आवश्यक चीज है। ऐसा करने से शरीर में कुछ इस तरह के केमिकल बनते हैं जो कि कैंसर के द्वारा बनने वाले केमिकल्स को, या ऐसे केमिकल जो कैंसर बनने को प्रोवोक करते हैं, उस तरह के केमिकल्स को रिड्यूस करते हैं शरीर के अंदर। तो कसरत इस तरीके से आपके शरीर को कैंसर से रोक रहा है। सुबह के समय उठना, सृष्टि में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो कि इस तरह की बीमारियों और आपके बायोलॉजिकल रिदम और आपके बायोलॉजिकल टाइमिंग्स को नॉर्मलाइज करता है, जिसके जरिए कैंसर की बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता और भी आपके अंदर अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है। खान पान के बारे में बात करें तो हमारे देश में बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग ताजा भोजन बनाते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं। आवश्यक है कि हम डब्बाबंद खाने और ऐसे खाने जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता हो, इस तरह के खाने का कम से कम प्रयोग करें, बासी भोजन का कम से कम प्रयोग करें, और ज्यादा मसालेदार, तले भुने या फिर रिफाइंड जैसे चीजों का प्रयोग कम से कम करें। इस तरह के भोजन में अगर हम ज्यादातर वसा युक्त पदार्थ कम लेते हैं और रफेज यानी कि जो फाइबर युक्त पदार्थ है उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आंतों की नियमित सफाई भी होती रहती है, और यदि पेट हमारा इस ठीक तरीके से काम कर रहा है तो वो अन्य बीमारियों को भी किसी न किसी प्रकार से रोकने की कोशिश अवश्य करता है। सो ये बात बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने खान पान का समय निर्धारित करें। खान पान में निश्चित तौर पर शुद्ध और
ताजा बना हुआ भोजन इसका इस्तेमाल करें, डिब्बा बंद पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करें, दूध, दही और जो भी इस तरह की चीजें हैं जो कि हम थोड़ा स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा इनका स्टोर करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल जहां तक हो सके समय पर कर सकें। खाने पीने में अगर इस तरीके से सावधानी हम नियमित रूप से बरतते रहते हैं तो इन बीमारियों से रोकथाम बड़ा ही सहज हो जाता है। इसके बाद कुछ चीजें और भी जरूरी है जो कि बाकी मुंह के कैंसर जैसे कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट, शराब इत्यादि, मदिरा पान इत्यादि के सेवन से होता है, तो इसके सेवन से बचें। यदि आप इसको वास्तव में छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसका थोड़ा सा अंतराल कम कर दें, जितना हो सके धीरे धीरे कम करते करते इसको छोड़ने के लिए बहुत सारे काउंसलर हैं हमारे अस्पताल में भी, बलरामपुर अस्पताल में भी इस चीज के काउंसलर जो कि तंबाकू छोड़ने के लिए आपको पूरी तरीके से इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरीके से आप तंबाकू या शराब छोड़ सकते हैं, तो उनसे आकर के मिले। और बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है, ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं तंबाकू या अन्य किसी तरीके के मदिरा पान, इस तरीके के धूम्रपान से आपको बचाव कैसे किया जाए इसके बारे में आपको सिखाते रहते हैं। तो चूंकि देश में इस वक्त ओरल कैंसर से केसेस काफी ज्यादा हैं, सबसे अधिक केसेस में मुंह के कैंसर ही इस वक्त भारत में है, तो इसलिए जरूरी है कि तंबाकू से संबंधित जो भी आपकी सहायता, जो भी लोग आपके समक्ष हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, उनसे अवश्य मिलें, उनसे बात करें और किस प्रकार से इसको छोड़ा जा सकता है इसके बारे में उनसे जानकारी लें। इसके अलावा तंबाकू से संबंधित धूम्रपान भी है, जिसमें कि सिगरेट यदि आप पीते हैं, सिगरेट पीने के से शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं जिसका कैंसर नहीं होगा, जैसे कि मुंह का कैंसर हो गया, होठों का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, खाने की नली का कैंसर हो गया, स्वर यंत्र का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर और यहाँ तक कि पेशाब की नली का कैंसर भी सिगरेट के पीने से होता है। ल्यूकेमिया और अन्य भी तरीके कैंसर सिगरेट के पीने से, सिगरेट स्मोकिंग करने से होते हैं। तो ये चीज तो ऐसी है कि जो कि शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर रही है। सो इसके लिए भी जहां तक हमारे अस्पताल की बात है या अन्य सभी अस्पतालों में ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपसे बात करने के बाद आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। धूम्रपान इस वक्त भारत में होने वाले कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनकर के बैठा हुआ, चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो या फिर मुंह का कैंसर हो या गले का कैंसर। महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर में सर्विक्स का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर प्रमुख है, जिसके लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। बहुत सारे अस्पतालों में सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी एक तरीका है जिसका की ट्रेनिंग इन अस्पतालों में दिया जाता है। लगभग सभी अस्पतालों में ब्रेस्ट क्लिनिक चलाए जाते हैं। हमारे अस्पताल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन स्क्रीनिंग होती है। सो स्क्रीनिंग, सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैसे करनी है या स्क्रीनिंग की बाकी चीजें कैसे होती है, इसकी जानकारी के लिए आप कभी भी अस्पताल में आकर के इसके बारे में जानकारी मेडिसिन विभाग में या फिर कैंसर विभाग में आकर के ले सकते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, तो सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग एक ऐसा चीज है जो कि 30 वर्ष की उम्र के बाद लगभग सभी महिलाओं को अपने स्वयं में अपनी जांच करके इस बात को समझ सकते हैं कि वे कैंसर या कोई गांठ तो नहीं पनप रही है उनके सीने में, इसके बारे में वो जान सकते हैं। इसके अलावा सर्विक्स का कैंसर है, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, जिसका कि सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई से है और एचपीवी वायरस भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए वैक्सीनेशन हमारे बलरामपुर अस्पताल और वीरांगना अवंतीबाई चिकित्सालय और बाकी सभी महिला अस्पतालों में उपलब्ध है, जिसके वैक्सीनेशन के जरिए आप सर्विक्स कैंसर से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई ये बहुत ही आवश्यक चीज है, जिससे कि सर कई लोगों को अभी भी ये लगता है कि कैंसर का कोई इलाज संभव नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैंसर या उससे संबंधित किसी भी किस्म के कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचाया जा सकता है। बाकी भारत में वर्तमान में बहुत सारे कैंसर की स्क्रीनिंग चल रही है, जैसे कि गुदा द्वार के कैंसर, इनकी स्क्रीनिंग भी होती है जो कि कैंसर क्लिनिक में आप करवा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग, लंग कैंसर की स्क्रीनिंग, इन सब के लिए आप अवश्य कैंसर क्लिनिक्स में अवश्य आकर के एक बार डॉक्टर से सलाह लें कि किस प्रकार से इन तरह के कैंसर से बचा जा सकता है, यदि आपके परिवार में इस तरह के कैंसर का इतिहास रहा है तो। भारत में सबसे ज्यादा कौन से कैंसर के मरीज देखने को मिलते हैं? अब हम बात करेंगे कुछ खास किस्म के कैंसर की जो कि भारत में इस वक्त काफी प्रेवलेंट है। सो
सबसे ज्यादा जो मुंह का कैंसर या फिर गले का कैंसर जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हो रहा है भारत में, हम यदि बात करें, मुंह का कैंसर एक ऐसी चीज है जो कि जैसे ही मुंह में कोई घाव, छाला या ऐसा किसी किस्म का छाला जो कि भर ना रहा हो या कोई ऐसी गांठ हो जो कि खत्म ना हो रही हो, जैसे ही आपको पता चले आपके मुंह में और वो 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका हो और स्वयं से उसकी कोई भी हील न कर पा रहा हो, ऐसे में आपको आवश्यक होता है कि तुरंत चिकित्सक का सलाह लें इसके बारे में। कैंसर के चिकित्सक भी इसके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आप दंत रोग विशेषज्ञ या फिर नाक कान गले के डॉक्टर से भी इसके बारे में मिल सकते हैं। वो आपके इस बीमारी को समझ करके इसके आगे के इलाज के बारे में एक स्टार्टअप दे सकते हैं। इसका इलाज किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसमें मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या सावधानियां इसमें आवश्यक है, मैं उसके बारे में छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। जब भी मुंह का कैंसर या गले का कैंसर इस तरीके की कोई चीज आपको जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, आपके सामने होती है, तो इसका जब 1 हफ्ते बीत गया, आपने देखा कि इसका कोई भी बिल्कुल इसका घाव भर नहीं रहा है, तो जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपको बायोप्सी की सलाह देते हैं। बायोप्सी मतलब ये होता है कि आपका जो घाव है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाएगा और उसका अध्ययन किया जाएगा कि किस तरह का ये किस तरह की बीमारी है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई टीबी का इन्फेक्शन है या कुछ भी वहां पर जो भी उनको लग रहा हो या फिर कैंसर की बीमारी हो रही है। सो बायोप्सी ऐसी चीज नहीं जिसके लिए घबराने की आवश्यकता है या कोई बहुत ज्यादा इसमें खून बहता है या बहुत समस्याएं हो सकती हैं। यदा कदा ये सब चीजें हो भी जाती हैं, परंतु सामान्य तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बायोप्सी से बिल्कुल भी ना घबराएं और बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद यदि कैंसर की समस्या आती है तो उस समस्या से को रोक करके रखने के बजाय उसका तुरंत इलाज कराया जाना सबसे आवश्यक है। वर्तमान में मुंह का गले का कैंसर यदि होता है तो इसके लिए जो सुविधाएं, जो जिस प्रकार से इलाज किया जाता है उसमें कैंसर की सर्जरी, कैंसर का रेडिएशन यानी विकिरण द्वारा इसका इलाज और कीमोथेरेपी, तीनों की सुविधाएं होती हैं। और ये लगभग सभी अस्पतालों में जो भी कैंसर के सेंटर्स हैं, लगभग सभी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध है। कैंसर का जो मुंह के कैंसर का जो इलाज है, प्रारंभिक तौर पर यदि बीमारी काफी छोटी है तो ऐसे में ये चीज डॉक्टर और उनकी जो टीम होती है कैंसर की, ये चाहती है कि सबसे पहले ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करके यदि इलाज किया जाता है कैंसर का, मुंह के कैंसर का आगे की तरफ, तो ये काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है। और लगभग काफी 100 मरीज का यदि इलाज किया जाए तो उसमें लगभग 60% मरीजों को इसमें बचाया जा सकता है यदि वो डॉक्टर के बताए हुए समय के हिसाब से अपना इलाज करवाते हैं और सभी चीजें ठीक तरीके से चलती हैं। तो मुंह के कैंसर के इलाज के लिए ऑपरेशन के बाद यदि बीमारी गंभीर पाई जाती है या उसमें और भी समस्याएं होती हैं तो रेडियोथेरेपी और उसके साथ साथ कीमोथेरेपी का प्रावधान है, जिसमें कि सिकाई, विकिरण द्वारा सिकाई के जरिए उस बीमारी के बाकी जो बचे छोटे छोटे टुकड़े हैं या जो शरीर में टुकड़े रह गए हैं उनका इलाज किया जाता है। सिकाई की जो विधि होती है, इसमें मरीज को प्रतिदिन एक मशीन उसकी होती है जो कि जिसके नीचे लेटना होता है, वो जैसे सीटी स्कैन या सामान्य तौर पर एक्सरे जैसा होता है उसी तरह की मशीन होती है। और जो विकिरण उसमें से निकलता है वो भी सिर्फ एक एक्सरे की तरह का ही होता है। उसमें कोई कष्ट नहीं होता है मरीज को उसका संबंधित मुखौटा पहन करके, जिससे कि मुंह हिल ना सके, उसको पहन करके मशीन पर लेटना होता है। और उसके बाद विकिरण का जो प्रोसेस है, जो उसका पूरा प्रक्रिया है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक की होती है। उसके बाद मरीज को वहां से चले जाना होता है। लगभग ज्यादातर केसेस में लगभग 30 से 35 दिनों तक की ये सिकाई की व्यवस्था होती है। इस सिकाई के होने के बाद साथ साथ मरीज को कभी कभी बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं सिकाई की वजह से, या फिर मुंह में कुछ निगलने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि छाले अंदर तक हो जाते हैं। तो ये समस्या सामान्य तौर पर उन लोगों के साथ आती है जो पानी का कम सेवन करते हैं
डॉक्टर द्वारा विकिरण के दौरान भाप लेने की भी सलाह दी जाती है और सोडे के पानी से कुल्ला करने की भी सलाह दी जाती है। यदि ये सोडे के पानी से लगातार कुल्ला करते रहते हैं मरीज और भाप लगातार लेते रहते हैं और उनके द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करते हैं तो छाले पड़ने की शिकायतें लगभग 90% कम हो जाती हैं और मरीज को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। सो ये ऑपरेशन के बाद विकिरण और कीमोथेरेपी का इलाज है। कीमोथेरेपी के इलाज में कोई ऐसी बहुत सारे लोगों को मिथक है कि कीमोथेरेपी कोई बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है जिससे मरीज को बहुत सारे कष्ट से गुजरना पड़ेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कीमोथेरेपी सामान्य तौर पर जैसे ग्लूकोज की बोतलें चलती है वैसे ही कीमोथेरेपी की भी बोतलें होती है, तो चलाई जाती है। हाँ, कुछ उसके दुष्प्रभाव है जैसे कि बार बार अनीमिया का हो जाना, खून में कुछ कमियां हो जाना, बालों का झड़ना, भूख का ना लगना और खाने पीने में थोड़ी अनमना सा हो जाना कि किसी भी किस्म का भोजन लेने से मन नहीं करता है। सो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो आपको ये सब समस्याएं नहीं होंगी। कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा यानी कि सिकाई के दौरान ये बताया जाता है यदि मुंह का कैंसर है कि मुंह से किसी भी प्रकार का ब्रशिंग या फिर जीभी ये सब ना करें और मुंह में किसी किस्म का घाव नहीं लगना चाहिए। उस दौरान यदि दांत में कोई समस्या हो तो दांत उखड़वाना या फिर दांत में किसी तरह का प्रोसीजर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खून बहने की गंभीर परेशानी हो सकती है। सो ये सारी सावधानियों का पालन करते हुए मुंह के कैंसर का इलाज बड़ी सफलतापूर्वक मरीजों का कर दिया जाता है और इलाज एक बार होने के बाद ये आवश्यक होता है कि मरीज को नियमित समय अंतराल पर चिकित्सक द्वारा जहां पर उसका इलाज हुआ है उसके द्वारा उसको नियमित समय अंतराल पर देखा जाए। सामान्य तौर पर प्रति माह मरीज को बुलाया जाता है और उसको देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं बीमारी दोबारा से दिखाई पड़ रही हो या फिर कहीं कोई छूट गया हो या जो समस्याएं हो उसके निराकरण के लिए आवश्यक है कि मरीजों से इस तरीके से बात करते रहा जाए, मिलते रहा जाए। अच्छा, एक चीज और बहुत ही आवश्यक है कि जब विकिरण चिकित्सा होती है तो मरीज को कुछ कसरत बताए जाते हैं, कुछ मुंह के कसरत या फिर कुछ गर्दन के कसरत। तो ये आवश्यक है कि इन कसरतों का भी मरीज नियमित रूप से इनको करते रहे जिससे कि ये सब समस्याएं ना आने पाए। अन्यथा की दशा में गर्दन या मुंह अकड़ने की समस्या आ सकती है या मुंह ना खुलने की समस्या आ सकती है, तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि कसरत भी करते रहे। ये तो था मुंह का कैंसर। इसके अलावा जो बहुत प्रेवलेंट कैंसर है भारत महिलाओं में किस प्रकार का कैंसर आम है? वो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, महिलाओं में काफी कॉमन है। इसके लिए भी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बड़ी सहायक है। ब्रेस्ट कैंसर भी ऐसी चीज है जो कि महिला को काफी शुरुआती दौर पे ही पता चल जाती है, बाहर से ही उसके स्तन में गांठ उसको महसूस होती है। यदि किसी महिला को ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि नहाते समय या कसरत करते समय किसी भी समय आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके स्तन में किसी किस्म का गांठ है तो उसके बारे में चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अगर गांठ प्रतीत हो रही है और गांठ चिकित्सक को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो किसी किस्म की खतरनाक चीज हो सकती है या फिर कैंसर हो सकता है, तो इसके लिए जो टेस्ट की जो निदान की जो विधियां हैं उसके लिए मैमोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर में, जिसमें कि ये बात पता चल जाती है कि जो चीज है, जो गांठ अंदर दिख रही है, उसकी संभावना कैंसर के होने की है कि नहीं है। तो पूरी तरह से तरीके से स्पष्ट नहीं कर सकता कि वो कैंसर ही है, परंतु संभावना को काफी हद तक वो प्रबल कर देता है। मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड दोनों ही जांचें कोई तकलीफ वाली जांचें नहीं है, इससे किसी किस्म का दर्द या परेशानी नहीं होती है। यदि डॉक्टर आपको इस चीज को रेकमेंड करता है तो ये जरूरी है कि आप इस टेस्ट को जरूर करवाएं, क्योंकि ये पहला टेस्ट है जिसके जरिए ये पता चलता है कि अंदर की चीज क्या हो सकती है। इसके पश्चात ब्रेस्ट से बायोप्सी ली जाती है। लोगों में मिथक है और बहुत सारे लोगों में ये बात दिमाग में उनके फैला हुआ है कि बायोप्सी करने या फिर कैंसर की गांठ में छेड़छाड़ करने से वो फैल जाता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर की गांठ की बायोप्सी करने या नहीं करने पर भी वो गांठ कभी न कभी फैल करके पूरे शरीर में जाएगी ही जाएगी। वो टूट करके फैल करके और चारों तरफ फैल ही जाएगी यदि उसका इलाज न किया गया। तो ये आवश्यक है कि
बायोप्सी से ना घबराएं, वो कोई भी खतरनाक चीज नहीं है और उससे कैंसर के फैलने का कोई खतरा नहीं है। वो इलाज के लिए एक आवश्यक स्टेप है, एक आवश्यक कदम है। बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद यदि कैंसर प्रारंभिक दौर पर है और सीटी स्कैन और शरीर की अन्य जांचों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैंसर सिर्फ और सिर्फ स्तन में ही है, तो ऐसी परिस्थिति में सर्जरी के द्वारा गांठ को निकाल दिया जाता है। और सर्जरी के द्वारा गांठ निकालने के बाद यदि ऐसा पाया जाता है कि उसके मार्जिन पॉजिटिव है या उसके बाहरी स्थान पर उसके कैंसर मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में सिकाई या फिर कीमोथेरेपी दोनों की ही व्यवस्था है। सिकाई यानी कि विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी जो कि नस के द्वारा दवा दी जाती है। जो विकिरण चिकित्सा है ये कोई बहुत ज्यादा कष्टप्रद ये भी नहीं होती है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज में भी बहुत सामान्य तौर पर इसका इलाज होता है, कोई खास इसमें टॉक्सिसिटी या फिर कोई खास जटिलताएं नहीं आती है। यदा कदा मरीजों को निमोनिया या सीने स्किन के बर्निंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु वो सामान्य तौर पर दवाइयों का सेवन से और नारियल तेल इत्यादि के सेवन से ठीक हो जाता है। वो कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसके लिए विकिरण चिकित्सा को टाला जाए। इसके अलावा कीमोथेरेपी भी इसकी ऐसी है जिसमें कि सामान्य तौर पर सभी महिलाओं के बाल झड़ जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि बाल झड़ गया तो दोबारा से नहीं आ सकते, दोबारा से ही चली आ जाते हैं। एक बार चिकित्सा होने के बाद दोबारा से और बेहतर किस्म के बाल आते हैं। इसके अलावा विग इत्यादि का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे कि बालों की समस्या कोई इलाज के आगे इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि कैंसर हार्मोन पॉजिटिव होते हैं, तो हार्मोन चिकित्सा भी चलती है अगले 5 वर्षों तक। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में 5 वर्षों तक हार्मोन चिकित्सा चलती है। तो हार्मोन चिकित्सा आपकी, यदि कोई ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है, इलाज के पश्चात वो घर चला आया दोबारा से कि उसने किसी किस्म का इलाज या हार्मोन चिकित्सा नहीं लिए, तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्मोन पॉजिटिव है फिर भी उसकी हार्मोन की चिकित्सा ना चल रही हो। इसके बारे में जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि यदि मरीज अपने आप को बीमारी को समय से पहले समझ पाता है और उसको फैलने से पहले, निश्चित तौर पर हर महिला को अपने अंदर अगर गांठ दिखाई पड़ रही है, ऐसी कोई समस्या दिखाई पड़ रही है, तो तुरंत उसके लिए डॉक्टर की सलाह ले। टालने पर वो बीमारी तेजी से फैलती है और वो हड्डियों में, लीवर में, कभी कभी दिमाग में और शरीर के अन्य हिस्सों में फैलती चली जाती है। तो ये आवश्यक है कि इसके बारे में आप अगर आपको गांठ प्रतीत हो रही है तो तुरंत इसके लिए डॉक्टर से सलाह लें। ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो भारत में ज्यादा होने वाले कैंसर हैं, जिसमें कि सर्विक्स का कैंसर भी है, फेफड़ों का कैंसर है, इन सभी कैंसर का इलाज लगभग इन्हीं 3 विधियों से होता है, जिसमें कि ऑपरेशन सबसे पहले यानी कि सर्जरी की चिकित्सा सबसे पहले की जाती है। सर्जरी की चिकित्सा यदि ऐसी हो गई है कि उसके बाद उसके मार्जिन पॉजिटिव नहीं है या अन्य कोई खतरे का निशान नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आगे रेडियोथेरेपी यानी कि विकिरण चिकित्सा यानी कि सिकाई की जाती है। और विकिरण चिकित्सा सिकाई के साथ साथ कभी कभी कीमोथेरेपी या उसके पश्चात कीमोथेरेपी भी की जाती है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिसमें कि बीमारी जब वो अस्पताल में पहुंचे और प्रारंभिक जांचों में ये बात पता चली कि बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है, तो ऐसे मरीजों में जो उपाय इलाज जो उपलब्ध होता है वो पैलिएटिव चिकित्सा यानी कि प्रशामक उद्देश्य से की जा रही चिकित्सा है, जिसका उद्देश्य मरीज का जो आगे का जीवन है, जो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो पेनफुल ना हो, तकलीफों से भरा ना हो और समस्याएं कम से कम हो, इस उद्देश्य से उस बीमारी का इलाज किया जाता है। और इसमें भी कई तरीके की टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, कई तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे कि इन बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। वर्तमान समय में और पिछले काफी दिनों से रिसर्चेस के बाद जो कन्वेंशनल चिकित्सा पद्धति है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, इसमें कुछ नई विधियों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? कैंसर का जो शरीर में कैंसर का जो टिश्यू होता है उसके ऊपर कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं,
और उन रिसेप्टर्स के जरिए वो कैंसर अपने आप को आगे भी बढ़ाता है और उसकी पहचान भी होती है कि ये इसी प्रकार का कैंसर है। इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या बायोलॉजिकल थेरेपी में इस तरह की सुविधा है कि उन रिसेप्टर्स के खिलाफ विशेष प्रकार की औषधियां उपलब्ध है, जिनको देने के पश्चात शरीर में ये दवा जब पहुंचती है तो स्पेसिफिकली खास करके उसी कैंसर टिश्यू को जिनके ऊपर वो रिसेप्टर प्रेजेंट है, सिर्फ ये उन्हीं टिश्यूज को मारती है। सो इनका साइड इफेक्ट भी कम होता है और इलाज भी काफी सटीक होता है। वर्तमान में टारगेटेड थेरेपी आ जाने की वजह से कई सारी कैंसर जो पहले लाइलाज थे या फिर उनका इलाज अच्छा नहीं था, वर्तमान में उनका काफी अच्छा इलाज हो पा रहा है। जैसे कि लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर, इसके लिए काफी टारगेटेड थेरेपीज उपलब्ध है। इसके अलावा EGFR पॉजिटिव मुंह के कैंसर, गले के कैंसर या फिर जो भी कैंसर है जो कि EGFR पॉजिटिव है, उनके लिए भी काफी सस्ते में और अच्छी दवाइयां उपलब्ध है। और इसके अलावा किडनी के कैंसर के लिए, किडनी के कैंसर के लिए, लीवर के कैंसर के लिए, लगभग सभी प्रकार के कैंसर, जिसमें कि ब्लड कैंसर जिसके लिए इमातिनिब काफी प्रचलित दवाई है, जिसके बारे में टीवी पर आजकल प्रचार भी आता रहता है, विज्ञापन भी आते रहते हैं। तो ये जो विशेष प्रकार की थेरेपी जिनसे बहुत सारे ब्लड कैंसर, लिम्फोमास और बहुत सारे कैंसर्स हैं, सभी का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ इसमें, जिनका इलाज काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है और लगभग कई बार अखबारों में भी देखा होगा कोलन कैंसर और ऐसे इस तरह के कैंसर्स का संपूर्ण इलाज आ चुका है, ऐसा वो कहते हैं। और वाकई में सचमुच ऐसा है कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के जरिए काफी बेहतर इलाज और 5 ईयर सर्वाइवल काफी अच्छा दिया जा सकता है। जो एक और बहुत ही अहम बात है जिसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है, लोगों को ये लगता है कि कैंसर की बीमारी हो जाने पर उनके लिए आर्थिक रूप से काफी क्षति होने वाली है और समस्याएं आ जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे सरकारी संस्थान ऐसे हैं जिनमें कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, संजय गांधी PGI, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज और बलरामपुर चिकित्सालय, इन सभी में कैंसर के मरीजों का आयुष्मान विधि से भी और तमाम मुख्यमंत्री राहत कोष की जो योजनाएं हैं और भी बहुत सारी योजनाएं जिसके जरिए बहुत ही सस्ते में इलाज उपलब्ध है। और यदि आपके पास इनमें से कोई भी योजना नहीं है, फिर भी जो प्राइवेट चिकित्सा है, प्राइवेट अस्पतालों की चिकित्सा है, उससे काफी सस्ते दर पर सभी सरकारी संस्थानों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। यदि अब इसका कोई तुलनात्मक रूप से मैं नहीं बता सकता हूं, परंतु जो एक मुंह के कैंसर का मरीज है, यदि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी महीने की आमदनी 20,000 रुपए से भी कम है, ऐसे व्यक्ति भी अपना इलाज कराना चाहे तो उसको प्रति माह का खर्चा 500 रुपए या 1,000 रुपए से कम ही आएगा। सिकाई के लिए सरकारी संस्थानों में भी काफी कम पैसे में इसका इलाज हो जाता है। सभी सरकारी संस्थानों में इसका इलाज लगभग मुफ्त या फिर बहुत नॉमिनल रेट्स पर उपलब्ध है। सो यदि कैंसर की बीमारी हो गई तो घबराएं नहीं, चिकित्सक से अपने बात करें। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके जरिए कैंसर के लगभग सभी मरीजों की सहायता की जा सकती है। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर होना ही आवश्यक नहीं है। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उस परिस्थिति में भी आपके लिए सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। सो कैंसर यदि हुआ है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह लें। और कैंसर लाइलाज नहीं है, इसका इलाज उपलब्ध है और धीरे धीरे इसका इलाज काफी अच्छा हो चुका है। इससे बिल्कुल बिना घबराए कैंसर का डटकर सामना करें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको इस कार्यक्रम से कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए श्री न्यूज के साथ।